आज के शो में क्या अदालत उज़्मा ने वजीर आजम की दयानतदारी पर महर तस्दीक साबित कर दी? अदालत उज़्मा ने मेजॉरिटी के साथ, अक्सरियत के साथ ये फैसला किया है जो मियां नवाज शरीफ ने आज से 6 माह कबल कहा था। सिवाय नवाज शरीफ के किसी का ट्रायल नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से कि वो किसके बिहाफ पर रोजाना आकर टीवी चैनल्स पे अपने जजेस के बजाय अपने फैसले सादर करते थे। इमरान खान माफी मांगे पाकिस्तान के अवाम से। सुप्रीम कोर्ट ने उस साजिश को भी नाकाम बना दिया है और उन लोगों को जो पाकिस्तान के अवाम की बैलेट की ताकत से मुंतखब हुए वजीर आजम को चोर दरवाजे के साथ शबखून मार के हटाना चाहते थे। क्या मुखालफीन की वजीर आजम को नाअहल करवाने की कोशिशें नाकाम? पनामा लीक्स का फैसला, क्या सियासी बेयकीनी खत्म? JIT की तश्कील प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की फतह है। ये वही पोजीशन है जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने पहले दिन ली थी और एक कमीशन की फॉर्मेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया गया था। कल तारीख रकम हुई है कि उन्होंने अपनी 3 नस्लों का, अपने मरहूम वालिद का, अपनी फैमिली का, जो पाकिस्तान के टैक्स लॉज के मुताबिक यहाँ अपने एसेट्स डिक्लेयर करने के पाबंद नहीं है, उन्होंने तमाम चीज़ों को कशे पुस्त डाल के उन्होंने अपनी तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा, क्या अदालती फैसले के मुनाफी? अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम मामला पनामा का फैसला आ चुका। इस फैसले को लेकर इस वक्त बहस जारी है, इस्तीफे के मुतालबे जारी हैं इमरान खान साहब, आसिफ ज़रदारी साहब की तरफ से। लेकिन इस फैसले में लिखा क्या है कि आज आपके सामने ये रखते चलें, क्योंकि जो पिटिशंस प्ली की गई हैं, जो प्रेयर्स ली गई, जो सवालात उठाए गए वजीर आजम और उनके खानदान पर आया इस फैसले में। और इस फैसले को भी अगर देखा जाए तो इस फैसले जो 500 सफ़ात से ज्यादा पर मुश्तमिल है, जिसमें 200 सफ़ात जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के और उसके बाद तकरीबन जो दीगर सफ़ात के अंदर जो दीगर 3 जजेस जिन्होंने इस पर वजीर आजम के खिलाफ JIT की बात तो की है लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। तो इस पूरे फैसले में जजमेंट कौन सा है, ओपिनियन कौन सा है, ये सवाल उठ रहा है इस वक्त। जो जस्टिस खोसा ने कहा है वो माइनॉरिटी जजमेंट या माइनॉरिटी ओपिनियन आप कह सकते हैं, लेकिन जो लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो जजमेंट है वो जजमेंट है जो जस्टिस एजाज फजल ने लिखा है, जो एजाज फजल ने लिखा है, और उसके साथ साथ जो दीगर जजेस ने जिसके ऊपर उनको एग्री किया है उस मामले के ऊपर। ये बड़ा अहम तरीन मामला है क्योंकि इस मामले के अंदर जो जजमेंट लिखा गया, जिन सफ़ात के ऊपर हम आने लगे हैं इस पर जस्टिस एजाज फजल साहब की तरफ से, उनमें कुछ नुकात जो प्रेयर्स उठाई गई थी अपोजिशन पार्टी की तरफ से, वो क्या प्रेयर्स थी और उसके जवाब में क्या जवाब दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस फैसले के अंदर। इससे स्टार्ट करते हुए, क्योंकि पहली जो प्रेयर इसमें बयान की गई, जो पहला मुकदमा या पहला प्रेयर रखा गया अपोजिशन की तरफ से इस पिटीशन में शेख रशीद, इमरान खान और जमात इस्लामी की तरफ से, इस प्रेयर में कहा गया जी कि जो स्पीचेस दी गई पार्लियामेंट में और टीवी यानी PTV पर जो नशर हुआ तकरीर अप्रैल 2016 में और मई 2016 में, इनमें कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इनमें कॉन्फ्लिक्ट है, यानी रिस्पोंडेंट्स के आपस के बयान में भी कॉन्फ्लिक्ट है और कॉन्ट्रडिक्शन ये स्टेटमेंट में पाया जाता है और इस बुनियाद के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का केस बनता है। लेकिन अदालत उज़्मा ने, जस्टिस एजाज फजल ने जो लिखा इस मामले पर, उन्होंने इस फैसले में ये लिखा जी कि क्योंकि अनडिस्प्यूटेड एविडेंसेस हमें नहीं मिले, यानी आप कहें तो इस वक्त गैर मुतनाज़ा सबूत एविडेंसेस फराहम नहीं किए गए पिटिशनर्स की तरफ से, लिहाजा इस इल्जाम को साबित नहीं कर सकते और आर्टिकल 184 क्लॉज 3 के तहत हम वजीर आजम पाकिस्तान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। तो पहली प्ली जो थी कि स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्रडिक्शन या इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट था, वो प्ली इस तरह से आगे डिसमिस हुई। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो इस अहम तरीन केस में यह कहा गया कि लंदन में प्रॉपर्टीज खरीदी गई, पाकिस्तान से पैसा मनी लॉन्डर किया गया और इन फ्लैट्स को अपने डिपेंडेंट्स के नाम पर या अपनी औलाद के नाम पर खरीदा गया जो उस वक्त कमाई नहीं कर सकते थे, और इस हवाले से अपने एसेट्स को अपने टैक्स स्टेटमेंट में डिक्लेयर नहीं किया गया। लेकिन
इस हवाले से भी जो ऑनरेबल जज हैं आर्टिकल 62-63 का हवाला देते हुए कहा गया कि ये रिक्वायरमेंट नहीं होती कि उनके पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनके एसेट्स को अकाउंट फॉर किया जाए, ये रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर ट्रायल कोर्ट में या अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में ऐसा हो तो ये पूछा जा सकता है, लेकिन अगर एक चीज आर्टिकल 62-63 में नहीं है मौजूद तो इस हवाले से 184 क्लॉज 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि आप जो है इस पर आपके एसेट्स अकाउंट फॉर नहीं कर रहे या फिर आपकी जो आमदनी है वो मैच नहीं करती आपके एसेट्स के साथ। इसी तरह से आगे चलकर इसी फैसले के अंदर ये जब बात उठाई गई कि आपके डिपेंडेंट्स के एसेट्स हैं जो आपने अपनी टैक्स स्टेटमेंट में डिक्लेयर नहीं करे, और ये तीसरी प्रेयरती है, इस हवाले से भी वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि क्योंकि इस एलिगेशन, ये सिर्फ एलिगेशन है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट होने हैं, एविडेंसेस कलेक्ट होने हैं, उसके बाद ट्रायल होता है और ट्रायल के बाद कानून शहादत के तहत वो डॉक्यूमेंट्स जो कि इल्जाम को साबित करते हैं उस बुनियाद पर इस मामले को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता था आर्टिकल 184 क्लॉज 3 के तहत, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए जस्टिस एजाज फजल ने यह लिखा कि इस मामले में भी इस प्रेयर के ऊपर हम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कर सकते। फिर अहम तरीन मामला मरियम नवाज साहिबा का, और जिनको कहा गया जी कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो इस हवाले से भी उनकी डिपेंडेंसी को कोर्ट ने जो है इस वक्त क्लियर किया, जिसके बारे में उनको जेर तनकीद मुसलसल बनाया गया था। तो ये वो फैसले के नुकात जो जैसे एजाज फजल ने लिखे, जिसको कहा जा सकता है कि मेजॉरिटी जजमेंट हमारे सामने आया, लेकिन अपोजिशन के एतराजात अपनी जगह बजा। उन सवालात पर भी आते हैं जो सवालात उठाए गए हैं, और इन सवालात को जो जीआईटी के सामने रखा जाएगा तो जीआईटी किस तरीके से करेगी प्रोग्राम में हम बेनकाब करेंगे, क्योंकि इन सवालात के अंदर जो अहम तरीन सवालात हैं, सबसे पहले ये जी कि गल्फ स्टील का कयाम जो है अमल में कैसे आया, और इस हवाले से इसकी फरोख्त आखिरकार क्यों हुई, इसके पीछे वजूहात क्या थी, इसके वाजिबात के साथ क्या हुआ, यानी जो वाजिबात थे उनके साथ क्या हुआ, फिर इसकी फरोख्त से जो आमदनी हुई उस पैसे के साथ क्या हुआ, और यह पैसा लंदन, कतर और इसी तरह से दीगर मुल्कों में कैसे गया, यह बड़ा अहम सवाल। इसके साथ साथ जो खत पेश हुआ, कतरी खत, उस खत के हवाले से उसकी मिथ है, रियलिटी है, हकायक क्या है, यह जानने की बात की गई। और फिर क्या हसन और हुसैन की उम्रें इतनी थी कि वो ये फ्लैट्स खरीद सकते थे, ये वो सवालात हैं जो जजमेंट में सामने आए ऑर्डर में, जिनके बारे में जीआईटी इन्वेस्टिगेशन करेगी। और फिर इसके साथ साथ जो ऑफशोर कंपनीज हैं उसके हवाले से दीगर सवालात, और फिर जो रकम गिफ्ट में दी गई वो कैसे दी गई, ये सारे सवालात उठाए गए हैं। इन सवालात पर भी बहुत से मामलात उठ रहे हैं जी कि क्या ये क्लीन चिट दे दी गई है जीआईटी में, क्योंकि इन सवालात में से बहुत से सवालात का ताल्लुक मियां शरीफ से है, यानी वजीर आजम नवाज के वालिद से है। तो ये पास्ट ट्रांजैक्शंस हैं, ये इसके बारे में जवाब किस तरह दिया जाएगा, और अगर ऑफशोर कंपनी से मामला ताल्लुक रखता है तो वो कवानीन एग्जिस्ट करते हैं क्या पाकिस्तान में जिनके जरिए ऑफशोर कंपनी से ये मालूमात हासिल की जा सकती हैं। बहुत से सवालात प्रोग्राम में बेनकाब करेंगे। जिस तरह मैंने कहा कि जो प्रेयर्स उठाई गई, प्रेयर्स ली गई, ये प्रेयर्स रिजेक्ट हुई, अगर डिसमिस की गई तो उसकी बुनियाद बार बार ये कहा गया जी कि ओवररीच कोर्ट नहीं करेगी। आर्टिकल 184 क्लॉज 3 का हवाला देके कहा गया कि इसकी हुदूद में रहते हुए कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो डिस्क्वालीफाई कर वज़ीर पाकिस्तान को। इस ब्रेक के बाद मजीद कुछ अहम हकाइक बेनकाब करेंगे और इस हवाले से सियासी मंजरनामे पर बहस करेंगे। देखते रहेगा। सिवाय नवाज शरीफ के किसी का ट्रायल नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से कि वो किसके बिहाफ पर रोजाना आकर टीवी चैनल पे अपने जजेस के बजाय अपने फैसले सादर करते थे। इमरान खान माफी मांगे पाकिस्तान के अवाम से। सुप्रीम कोर्ट ने उस साजिश को भी नाकाम बना दिया है और उन लोगों को जो पाकिस्तान के अवाम की बैलेट की ताकत से मुंतखब हुए वजीर आजम को चोर दरवाजे के साथ शबखून मार के हटाना चाहते थे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में हम सवालात उठा रहे हैं कि मुस्तकबिल का लाएमल पनामा केस के फैसला आने के बाद क्या होगा, सियासी माहौल क्या होगा, और बिलखुसूस अपोजिशन का रवैया, क्योंकि आज हमने असेंबली में भी एहतजाज और उसके अलावा बार बार इस्तीफे का मुतालबा इस वक्त गूंज रहा है।
वज़ीर आज़म के हवाले से भी ये खबर है जी कि उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का नहीं, उन्होंने कहा जी फैसला किया कि नहीं होंगे मुस्ताफ़ी, हर हाल में कभी भी नहीं होंगे। मेरे साथ जनाब एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इस वक्त मौजूद हैं, राना अरशद साहब जो कि सूबाई काबीना के मेंबर हैं पंजाब में और शहबाज शरीफ साहब के स्पेशल असिस्टेंट हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। क़य्यूम सोमरो साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पहले सर मैं एजाज चौधरी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। सर ये कोई यू टर्न है, कोई शिफ्ट है पॉलिसीज में? क्योंकि कल तक हमने सुना था कि आप लोग वेलकम कर रहे थे, आप लोग मिठाई खा रहे थे, आज कुछ काली पट्टियां और थोड़ा बहुत लगा जी कि जीआईटी को आप लोग जो है बॉयकॉट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इस्तीफा दे तो जीआईटी एक्सेप्ट करेंगे। तो सर ये कुछ शिफ्ट हुआ है पॉलिसी में एजाज चौधरी साहब यकदम, या क्या हुआ आखिरकार एजाज चौधरी साहब? जी बहुत शुक्रिया सैफान भाई। पहली बात तो यह कि आपके प्रोग्राम का नाम बहुत ज़बरदस्त है। इसने जिस तरह शरीफ फैमिली को बेनकाब किया है, ये जो जदीद जमहूरी सो कॉल्ड हुकूमतें और दौर है, इस तरह बेतरह कभी बेनकाब नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम अब तक भी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने किया है इसको मनवन तस्लीम करते हैं। अलबत्ता हमने पहला तबसरा किया था इस फैसले के ऊपर, ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर अपनी मॉरल अथॉरिटी खो चुके हैं। और मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ कि इस पाकिस्तान के अंदर नून लीग के चंद मुट्ठी भर लोगों के अलावा सब लोग यही बिलीव करते हैं कि मॉरल अथॉरिटी ख़त्म हो चुकी है। और मैं ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब का वो फ़िक्रा याद दिलाना चाहता हूँ जो यूसुफ रफ़ज़ा गिलानी साहब जब सुप्रीम कोर्ट में पेश होते थे ख़त ना लिखने की वजह से, तो वो कहा करते थे पहले इस्तीफ़ा दो, फिर अदालत से पेश हो जाओ और वहाँ से साफ़ हो के वापस आओ, फिर बेशक वज़ीर आज़म बनना। आज हम ये कह रहे हैं कि अदालत ने आपको 40% अदालत ने आपको कहा है कि आप ब्लैक हैं, आप ना सादिक हैं ना अमीन हैं, और जो हमारी पंजाबी समझ में आने वाली ज़ुबान है, आप झूठे भी हैं और चोर भी हैं। 3 जजेस ने ये कहा है कि आपने जो भी कागजात, जो सबूत, जो आर्गूमेंट किया है हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, लेकिन आपको कोई सज़ा देने से पहले हम चाहते हैं कि इलाके के थानेदार के सामने पेश हो जाओ। ये जो JIT होती है ये तो मुजरिमों के लिए पाकिस्तान में बनती है। अजमल पहाड़ी, उज़ैर बलोच, बाबा लाडला, वो फलाना माधुरी, ऐसे लोगों के लिए। उस JIT के सामने वक्त का वज़ीर आज़म पेश हो, ये वज़ीर आज़म के मनसब के तौहीन है। और हम इसलिए कह रहे हैं कालियाँ पट्टियाँ बांध के कि पार्लियामेंट को चलने दें, पार्लियामेंट को चलने दें, नून लीग की अक्सरियत है और आप वहां पर लोगों को बात करने दें। और आप इस काबिल नहीं रहे कि वज़ीर आज़म रह सकें, ये हमारा कहना है। हमारी पॉलिसी में कोई शिफ्ट नहीं। आप कहते हैं JIT को नहीं माने। सर मुझे ही बताएं, क्योंकि आपने कहा कि 40% ने ये कहा कि वज़ीर आज़म दयानतदार नहीं है, सादिक नहीं है, अमीन नहीं है, लेकिन एजाज चौधरी साहब ये तो वो नहीं था ना जो आप चाहते थे। आप तो चाहते थे कि वज़ीर आज़म डिस्क्वालीफाई हो जाए, उनका नाम ECL में आ जाए, उनके जो फैमिली के दीगर रिस्पोंडेंट्स बनाए गए थे इसहाक डार साहब फारिग हो जाएं, मरियम नवाज साहिबा ये साबित हो जाए कि वो डिपेंडेंट हैं वज़ीर आज़म के ऊपर। ये भी चाहते थे कि कैप्टन सफदर डीसीट हो जाए, डिस्क्वालीफाई हो जाए, चेयरमैन नैब मुस्ताफ़ी हो जाए, हुदैबिया पेपर मिल केस दोबारा खुल जाए। चौधरी साहब इनमें से क्या हुआ आखिरकार? एजाज चौधरी साहब मैं आपसे अर्ज करता हूँ, जितनी बातें आपने उठाई हैं ना जी, ये सारी की सारी JIT के सामने जाएंगी। और मैं आपसे दूसरी बात अर्ज करता हूँ, ना इसहाक डार बचेंगे, ना मरियम साहिबा बचेंगी, ना सफदर बचेंगे। इसलिए कि जब JIT का एक मेंबर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से जाके ये पूछेगा कि भाई ये जो फ्लैट्स थे ये किसकी मलकियत थे, ये नीलसन और नेस्कॉल जो हैं ये किसकी बेनिफिशियल ओनर, इसका कौन था, तो आप देख लेंगे कि उसमें किसका नाम आ जाता है जब वो नाम खुल के। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, ऑफशोर जो 3 जजेस ने एजाज साहब उसके सवाल किए, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ट्रीटी होती है, मुमालिक की ट्रीटी होती है एजाज चौधरी साहब, मुमालिक के दरमियान ट्रीटी होती है। वो डॉक्यूमेंट्स हासिल करने के लिए आपस में मुमालिक के दरमियान जहां टेक्सचर कंपनीज बनती हैं, ऑफशोर कंपनीज, वहां उनके उस मुल्क के साथ उस मुल्क का मुआहदा होता है, उस बुनियाद पर वो इंफॉर्मेशन। ये JIT आपको लगता है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जाएगी, वहां से ये डॉक्यूमेंट निकलवाएगी?
ये जीआईटी करेगी? आपको लगता है मोज़ेक फोंसेका से डॉक्यूमेंट निकलवाएगी? वहां पैसे अदायगी करनी पड़ेगी। बेशुमार मुल्कों ने वहीं से जाके सारी मालूमात ली हैं और कोई ऐसा अमर माने नहीं है। कोई प्राइवेट आदमी भी जाके पैसे दे के वही मालूमात ले सकता है। अलबत्ता चूंकि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इस वक्त ज़ेर तफ्तीश है, इसलिए उसके बारे में जब मालूमात लेने जाएंगे और पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट के हुक्म के मुताबिक लेने जाएंगे तो वो जवाब देने के पाबंद हैं। उनकी फीस अदा करनी होगी और आपको वहां से जवाब आ जाएगा। सर, आप लाहौर में रहते हैं एजाज साहब, आपने मॉडल टाउन का वाकया भी देखा है, आपने मॉडल टाउन का वाकया देखा है एजाज चौधरी साहब, आप उसके बावजूद आपको लगता है कि एक एडिशनल डायरेक्टर एफआईए वो ये जो आप कहते हैं कि वो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड जाके वजीर आज़म की फैमिली को इस पर फोर्स करेगा कि वो जाके वहां से डॉक्यूमेंट्स हासिल करे या वो प्रूफ करे? एक एडिशनल डायरेक्टर एफआईए एजाज चौधरी साहब इतनी उम्मीद लगा रहे हैं, आपने जीआईटी से देखी है सारी? मैं बताता हूं जी, मैं आपको एक बात बताता हूं। ये पॉइंट्स आपने भी पढ़े होंगे, मैं आपके सामने 10 सेकंड में पढ़ता हूं। ये वो 3 जजेस ने सवाल किए हैं। गल्फ स्टील कैसे बनी, लाइबिलिटीज कैसे खत्म हुई, फरोख्त कैसे हुई, जद्दा, कतर और लंदन पैसे कैसे पहुंचे, बच्चे 1990 में अरबोंपति कैसे हो गए और उन्होंने फ्लैट कैसे खरीदे, कतरी खत हकीकत है या फसाना है, बेरर सर्टिफिकेट कैसे क्रिस्टलाइज हुए, नेल्सन और नीस्कॉल का बेनिफिशियल ओनर कौन है, वगैरह वगैरह। कहना मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ शरीफ ख़ानदान ने और उनके 4-5 वकला ने अदालत उज़्मा के अंदर बताया, अदालत ने कहा कि आपका एक लफ्ज़ भी हमें कबूल नहीं है, एक लफ्ज़ भी कबूल नहीं है। अदालत ने चौधरी साहब माज़रत के साथ हम ये भी कहा है, कोई सजा देने से पहले जी सर अदालत को चाहते हैं कि जेआईटी से हो जाएं। ठीक है सर, जो मेजॉरिटी जजेस हैं 3 जजेस, आपको सर एजाज फजल साहब, जस्टिस एजाज फजल साहब, एजाज साहब ये कहा है उन्होंने, जो अदालत के 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने ये कहा है कि आपने जो डॉक्यूमेंट जमा कराए, एविडेंसेस जमा कराए, वो डॉक्यूमेंट जो अनडिस्प्यूटेड एविडेंसेस थे उस बुनियाद पर कोई इल्जाम एस्टैब्लिश नहीं हो सका। ये जस्टिस एजाज फजल साहब के अल्फाज हैं, वो कहते हैं आर्टिकल 184 क्लॉज 3 के तहत इसलिए कुछ एस्टैब्लिश नहीं हो सकता कि अनडिस्प्यूटेड एविडेंसेस, अनऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट अच्छा किया जी सर, ये आपके डॉक्यूमेंट्स में जान ही नहीं थी। एजाज अफजल खान साहब की बात कर जी, देखिए मैं आपको एजाज अफजल खान साहब की बात बता देता हूँ, और मैंने इसको पढ़ा है और इसके अलावा पाकिस्तान के एक साबिक चीफ जस्टिस के अल्फाज को यहाँ पे दोहरा देता हूँ कि एजाज अफजल खान साहब ने बाकी डाइसेंडिंग नोट देने वाले 2 जजेस से ज़्यादा सख्त अपना नोट लिखा है। अलबत्ता उन्होंने ये बेहतर समझा है कि 1843 के अंदर बराह रास्त सजा देने के बजाय इन्वेस्टिगेशन करा ली जाए। हर बात जो 2 जजेस ने कही है वो एजाज अफजल खान साहब ने कही है, और उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर आज़म, ये मैं किसको, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कोट कर रहा हूँ, साबिक को, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब उसी तरह एक्यूज्ड हैं जिस तरह अजमल पहाड़ी या कामरान माधुरी है। सर ये साबिक चीफ जस्टिस ने कहा है ना, ये शरीफ आदमियों के लिए जेआईटी नहीं बनती। आप एजाज साहब का बताएं ना सर, कौन सा आप कमेंट मुझे बता रहे हैं एजाज साहब का जो मेरे सामने रखा है, वो कहते हैं वी देयरफॉर हैव नो हेजिटेशन टू होल्ड दैट अ क्वेश्चन ऑफ दिस नेचर इन द एब्सेंस ऑफ undisputed evidence cannot be decided by the court or exercise of in the jurisdiction of article 184 clause 3। सर ये तो आपके खिलाफ जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में जान नहीं थे एजाज चौधरी साहब, माजरत के साथ, इसमें तो कोई मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा कि वज़ीर में खिलाफ है। आप भी फिर जी सैफान भाई, फिर आप मेरा पैरा नंबर 77 जी, उसमें ये लिखा है कि आपने जो असेंबली में स्पीच की उसके अंदर तजाद है। 79 में ये लिखा है कि जो आपने कागजात पेश किए हैं वो बोगस है। 82 में ये लिखा है कि जो इंटरव्यूज आपने और आपके बच्चों ने दिए हैं वो इंटरव्यूज जो हैं वो पाया सबूत को नहीं पहुंचते। इसके बाद 93 में लिखा है कि कतरी खत को कंडेम करता हूं मैं इसलिए कि वो सबूत पूरे नहीं कर सकता। 95 में ये लिखा है कि आपने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स की है। जस्टिस खोसा साहब ने लिखा है ना सर, इसके बाद ये जस्टिस खोसा साहब ने लिखा है ना जो शुरू के 200 सफ़ात में एजाज अफजल ने लिखा है। अच्छा एजाज अफजल ने तो आपके बारे में जो लिखा है सर, आपके बारे में जो लिखा है, जो आपके बारे में लिखा है कि ये तो समझ लें जी जी सर, उसका भी तो मुझे बताएं ना, जो आपके बारे में लिखा है कि एविडेंस सही नहीं थे, उसका क्या आप जवाब देंगे जॉर्ज साहब? देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूं ना, जेआईटी इमरान खान के खिलाफ नहीं बनी, ये तो आप समझते हैं, मेरे खिलाफ नहीं बनी।
जेआईटी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने बनाई है शरीफ फैमिली के खिलाफ और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, इसलिए मैं जवाबदेही नहीं हूं सिरे से। मुझसे नहीं कुछ पूछा गया, ना इसके बाद किसी ने पूछना है, इनसे पूछा जाएगा कि ये 11 सवाल है, आप ये हमें सेटिस्फाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सके। और आपको मैं याद दिलाता हूं, 13 सवाल राणा शाह साहब से, मैं से राणा शाह, मुझे ब्रेक पे जाना चाहता हूं। राणा शाह साहब का मौकिफ, राणा शाह साहब एक फिक्रा क्या कि ब्रेक पे चले जाएं। नहीं, मुझे पहले आपका मौकिफ लेना है, ब्रेक नहीं लेनी अभी, मुझे मौकिफ लेना है। अच्छा, आप कंप्लीट करें चौधरी साहब जी। हाँ, मैं आपसे सिर्फ एक, देखें इनके 5 वकला पेश हुए, जजेस ने बड़ी सराहत के साथ वहां से ये सवाल किया कि आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई मनी ट्रेल है, कोई बैंकिंग रिपोर्ट्स हैं, कोई बैंक स्टेटमेंट्स हैं। इन्होंने कहा हमारे पास और कुछ नहीं है, मुझे ये बताइए कि जेआईटी में ये क्या पेश कर सकते हैं। चले वो तो मैं इनसे पूछूंगा ना, इन चीजों को तो सर राणा शाह साहब उज़्मा के लार्जर बेंच ने राणा शाह साहब कर दिया। राणा शाह साहब आपकी तरफ आते हुए सवाल किया था, सर मैं राणा शाह साहब का मौकिफ ले लूं, मुझे मॉडल टाउन, मैं एक सेकंड आता हूं चौधरी साहब, मैं उस पे आता हूं। राणा शाह साहब, राणा शाह मैं आता हूं सर, टाइम नहीं है, मैं ब्रेक आपका राणा शाह साहब मुझे बता दें सर क्या वजह है इस वक्त कि अब ये एजाज, अभी ये जो कह रहे हैं क्या आप इसको कुछ शिफ्ट देखते हैं पीटीआई की पॉलिसी में राणा शाह साहब, या आपको लगता है ये वही बात है जो कल खान साहब कह रहे थे, आज भी वही कह रहे हैं, ये कोई फर्क हो गया कि आज कहते हैं कि हम काली पट्टी बांधेंगे, कल मिठाई खा रहे थे? राणा शाह साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफान भाई, मैं आपका मशकूर हूँ, और आपने खुद ही देख लिया कि कल न्याजी साहब मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे, रात को जो एक रिटर्न स्क्रिप्ट उनको मिलता है कि नहीं नहीं तुमने मिठाई गलत तकसीम की है, सुबह दिन चढ़ता है तो उन्होंने ब्लैक पट्टियां बांधनी है। अपना माइंड हो तो अपनी सोच के मुताबिक बात करें। ये मैं अर्ज करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने ये हिम्मत और जुर्त की है। ये जो इनकी वो इलेक्शन कमीशन में इनकी पार्टी के कारकुन ने जो कहा हुआ है कि पूरी दुनिया से अरबों रुपया इकट्ठा करते हैं खान साहब, और उसका हिसाब किताब नहीं देते, नहीं देंगे। जो हिसाब मांगेगा इलेक्शन कमीशन मांगेंगे, उस पर इल्ज़ाम लगा देंगे। और पहले फरमाते रहे इनके वकील जो उन्होंने आधार लिए हुए थे, वो बाबर वाहन साहब, वो भी फरमाते रहे। और कल जिस तरह बखारी साहब ने कहा कि जो डिसीजन आएगा हम उसको तस्लीम करेंगे, ये अपनी ज़बान से मुकर गए हैं। हमने कहा था कि जो फैसला आएगा मनोअन तस्लीम करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तस्लीम कर रहे हैं। जो भी फैसला है, मैं समझता हूं हम अदालत के तमाम 5 के 5 जजेस को खराज तहसीन पेश करते हैं, और जो उनका फैसला है, जो सर खान साहब आपसे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं राणा शाह साहब, वो कहते हैं इस्तीफा दें वजीर आजम पाकिस्तान, वो राणा शाह साहब ये इसका तो जवाब दें जी। मेरे भाई वो तो बहुत से और भी मुतालबे करते हैं। वो तो एक ही वक्त में बहुत कुछ कह जाते थे, और फिर कहते थे वो हरिपुर का इलेक्शन आपको शायद याद हो, जहां पर बाबर नवाज हमारा 41,000 से जीता था। और एक ब्रेक ले रहे हैं मुझे राणा साहब, मैं मालूम है मुझे काटना होगा इस बात को यहाँ पे। सर मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद राणा शाह साहब यहीं से आते हैं, एजाज चौधरी साहब साथ हैं, कयूम सुमरो साहब, राणा शाह साहब। इस ब्रेक के बाद और हकाइक बेनकाब 13 सवाल, इन 13 सवालों का मामला जेआईटी में जाएगा। तो ये चाहे मोज़ेक फोंसेका हो, चाहे इस वक्त कतर के साबिक वजीर आजम हो, उनको बुलाया जाएगा उनकी तस्दीक के लिए। क्या होगा प्रोसीजर, किस तरीके से मामला होगा, इस ब्रेक के बाद बेनकाब करेंगे। मेरे साथ रहेगा अब तक। जेआईटी की तश्कील प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की फतह है। ये वही पोजीशन है जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने पहले दिन ली थी, और एक कमीशन की फॉर्मेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया गया था। कल तारीख रकम हुई है कि उन्होंने अपनी 3 नस्लों का, अपने मरहूम वालिद का, अपनी फैमिली का, जो पाकिस्तान के टैक्स लॉज के मुताबिक यहाँ अपने एसेट्स डिक्लेयर करने के पाबंद नहीं हैं, उन्होंने तमाम चीज़ों को कशे पुस्त डाल के उन्होंने अपनी तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में हम सवाल उठा रहे हैं पनामा के आने वाले फैसले और उसके बाद जो डेवलप हो रही है सिचुएशन, सियासी तौर पर भी और यकीनी तौर पर अमली तौर पर जो एहतसाब के इकदाम हैं उनका क्या लाहेमल आगे चलकर होगा, इस पर सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि जो फैसला आया है,
जो मेजॉरिटी जजमेंट है, एक तो वो ओपिनियन है जो कि जस्टिस रिस्पेक्टेड जज ऑनरेबल जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने लिखा, फिर जो मेजॉरिटी जजमेंट है, जो जजमेंट आता है जस्टिस एजाज फजल के कलम से, और उस कलम से वो ये लिखते हैं कि जो प्रेयर्स की गई हैं, जिन प्रेयर्स के अंदर अगर आप शुरू होते हैं कॉन्ट्रडिक्शन से प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में, जो पीटीवी से जब कौम से खिताब करते हैं या फिर वो पार्लियामेंट से खिताब करते हैं, तो उन कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स को वो कहते हैं जी कि इस हवाले से एविडेंसेस, और इसी तरह से जो फ्लैट्स की परचेज है, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं, और इसी तरह जो ये इल्जामात हैं कि टैक्स रिटर्न्स में एसेट्स को डिक्लेयर नहीं किया गया, एक प्रेयर ये भी थी, और फिर जो आपके डिपेंडेंट हैं यानी आपकी जो औलाद है वो इस काबिल नहीं थी कि वो कमा सकती, और आपने उनके नाम पर एसेट्स लिए और वो आपने डिक्लेयर नहीं किए, 62-63 के तहत डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। इन तमाम पर जस्टिस एजाज फजल की तरफ से, मोहतरम जज की तरफ से यही कहा गया कि आर्टिकल 184 क्लॉज 3 के तहत ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती, क्योंकि ये एविडेंसेस, अनडिस्प्यूटेड एविडेंसेस नहीं मिले, ऐसे एविडेंसेस नहीं मिले जिनको ऑथेंटिकेट किया जा सके, जिनके बारे में कहा जा सके कि 100% ये मामला सही हैं। इस वजह से, और अदालत अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं जा सकती थी, 184(3) के में रहते हुए ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कर सकती। कयूम सोमरो साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जनाब राना अरशद साहब आप वज़ीर आला पंजाब के मुशीर हैं, और जनाब एजाज सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। कयूम सोमरो साहब मेरे साथ अगर हैं तो कयूम सोमरो साहब, सर ये क्या आपको लगता है कि जो अब आज जरदारी साहब ने आज भी जंग में खिताब किया है, आप लोग क्या पीटीआई से मिलने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, क्या आपका लाइमल है आगे का? कयूम सोमरो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन पहले तो मैं ये समझ रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो इखलाकी फतह हुई है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस मौक़िफ़ की फतह हुई है जो हमने शुरू से अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया हुआ था। बाकी जिन्होंने मिठाइयाँ खाई हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि उनको शर्मिंदगी बाद में जाकर के होगी कि हमने कोई गलत मिठाइयाँ खा ली, क्योंकि दोनों पार्टियों को एहसास नहीं हुआ है कि उनके साथ क्या हो गया है। देखें, अगर PMLN खुशियाँ और ये शादियाँ बजा रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि हमने फतह की, तो मैं वाक़ई तौर पे ये कह रहा हूँ कि इखलाकी तौर पे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को बुरी तरह से शिकस्त हुई है, और अब वो न अमीन रहे न सादिक रहे हैं, जिसके बदौलत आज दोनों इखलाकियात की सियासत तो कयूम सोमरो साहब पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं करती थी। आप लोगों के तो इतने वज़रा पे इल्जामात लगते रहे, आप कहते रहे नैब साजिश कर रही है, वफाक साजिश कर रहा है। सर आपने तो कभी इखलाकियात का दर्ज दिया ही नहीं आपकी पार्टी ने, या ना उस पर अमल किया, और सही बात है इखलाकियात की बुनियाद पर तो कोई ASI भी नहीं इस्तीफा देता आजकल के ज़माने में। तो हमारे साथ जो फैसले होते हैं वो तो सीधे से होते हैं ना, इखलाकियात का उसमें क्या ताल्लुक था? अगर भुट्टो साहब को फांसी दी गई वो सीधी सी फांसी थी, अगर यूसुफ रजा गिलानी को फारिग किया गया तो वो सीधा इखलाकियात की बात तो इनसे पूछो ना। जो ठीक है, एजाज साहब तक आवाज उनको नहीं आ रही। अच्छा मेरे साथ रहे राना अरशद साहब, सर ये मुझे बता दें कि आपकी पार्टी का आगे लाहेमल क्या है? दोनों तरफ से इस्तीफे का मुतालबा हो रहा है, आप लोग इस्तीफा देंगे, डट के मुकाबला करेंगे? राना अरशद साहब क्या स्ट्रेटेजी आप लोग हिकमत अमली है इस पर? सफान साहब जी मैं अर्ज करता हूँ, अल्लाह ताला की रहमत से पाकिस्तान की 20 करोड़ ने भारी मैंडेट दिया है मियां नवाज शरीफ साहब को, और जो वोट नहीं ले सकते वो चोरी छपे छुप कर वार करने के चक्कर में हैं, और जो सियासी बेरोजगार हैं वो रोजगार के चक्कर में हैं। तो ये अल्लाह ताला की रहमत से 2013 को भी पाकिस्तान की आवाम ने नवाज शरीफ को वोट दिए थे, और अब जब CPEC मंसूबे, जब मियां नवाज शरीफ साहब 19 अप्रैल को शेखपुरा में बिक्की पावर स्टेशन की इनॉग्रेशन करते हैं, और 917 मेगावाट 717 मेगावाट पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड स्टेशन में शामिल हो गए हैं। इंशाल्लाह दिसंबर तक हमने इंशाल्लाह 7,500 बिजली जब पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड स्टेशन में शामिल होगी, जब कराची के हालात पुरअमन हो गए हैं, बत्ताखोरी खत्म हो गई है, जब मुकाबला किया है, तो ये वो तमाम लोग हैं जो मिलकर, मैं समझता हूं कि अपोजिशन इससे 70 साल में आज तक इतनी गैर संजीदा अपोजिशन से हमें वास्ता नहीं पड़ा। राना साहब मुझे बता दें, सर एक बात मुझे बता दें कि सर क्या आप लोग ये जो मरियम नवाज साहिबा के हवाले से जो उनके बारे में ये कहा गया कि वो उनको ये कहा गया जी कि वो डिपेंडेंट है प्राइम मिनिस्टर पर, फिर ये फैसला जिसके अंदर जैसे एजाज फजल का पड़ा है ये इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं है, तो सर इस बुनियाद पर तो बहुत ज्यादा तनकीद, हदफ तनकीद मरियम नवाज साहिबा रही हैं। आपकी पार्टी की तरफ से कोई मुतालबा है ऐसा कि जी कि ये अभी आज भी खान साहब ने, अभी भी एजाज साहब कह रहे हैं कि बेनिफिशियल ओनरशिप में बुलाया जाएगा JIT में उनको, तो मरियम नवाज साहब किधर स्टैंड करती हैं? आपकी पार्टी का मौकिफ क्या है इसके बारे में राना साहब? जी मैं अर्ज करता हूं कि जो सीनियर तरीन जजेस ने फैसला किया है हमने उसको मनवान तस्लीम कर लिया है। जैसे JIT में
कॉल किया जाएगा, जो हुक्म और डायरेक्शन मिला है हम उस पर अमल करेंगे। लेकिन बात यह है कि आज जरदारी साहब जंग में कुछ 150-200 लोगों को, बच्चों को लेकर बैठे हुए थे और वो वहाँ पर एक दर्श दे रहे थे भाई $6 करोड़ पाकिस्तान की कौम का स्विस बैंक में पड़ा था और इसी अदालत ने फैसला दिया था। तो जरदारी साहब ने कहा नहीं, लेटर नहीं लिखेंगे। मैं समझता हूं कि आज इमरान खान साहब दर्ज दे रहे हैं तो 400 कनाल के घर में वो इस्लामाबाद में रहते हैं और वो किसी कौम को हिसाब नहीं देते, जो अपनी ऑफशोर कंपनी का 2013 के इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स में लिखना भूल जाते हैं और जो जिनकी अपनी ऑफशोर्स हैं, जिनकी ATM मशीनें उनके साथ साथ चलती हैं, वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं।